जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। तो मेरे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रोजगार विद ओजांक के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका साथी एक बार फिर से उपस्थित हो चुका हूं। जीएस की बेहतरीन सीरीज के बाद आप लोगों के सामने हिंदी की सीरीज लेकर उपस्थित हो रहा हूं। आप लोगों को इस वीडियो पर इतने व्यूज देने हैं, इतने व्यूज देने हैं कि रिकॉर्ड टूट जाएं। मैं आशा करता हूं कि 10,000 से, बहुत छोटा सी आशा है, एक छोटा सा टारगेट है कि 10,000 से ऊपर व्यूज होने चाहिए इस वीडियो पर, ताकि मैं ऐसी ही सीरीज आपके सामने लेकर आना चाहता हूं। और अगर ये कामयाब रहता है तो हिंदी की क्लासेस उन सभी मेरे साथियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये जो उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा में हिस्सा ले रहे हो, बिहार की किसी परीक्षा में हिस्सा ले रहे हो, जिस भी विषय में हिंदी व्याकरण एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, जिस भी परीक्षा में प्ले करता है, उस सभी के लिए यह सीरीज बहुत ही मजेदार और दमदार होने वाली है। तो मेरे साथी, बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। सब्सक्राइबर भी 10,000 तक पहुंचा दीजिए। आप सभी के सहयोग से ये सारी चीजें आगे बढ़ती चली जाएंगी। तो मेरे साथी जुड़ जाएंगे सभी लोग इस सेशन में, क्योंकि इस सीरीज में हम मेहनत करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं मेहनत का परिणाम सफलता है, और सफलता केवल और केवल मेहनत की मोहताज होती है, किसी आडंबर की नहीं, किसी आलसी व्यक्ति की नहीं। जो मेहनत नहीं कर रहा है उसकी सफलता नहीं होती है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा मेरे साथी, और जो पसीने से नहाएगा, कमेंट करके बताएं, वो इतिहास बदलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। आपका पहला प्रश्न, जो कि पहले प्रश्नों के माध्यम से हम लोग लेकर आ रहे हैं, कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हो। ठीक है, शब्द क्या है? दरवाजे के बाहर। ठीक है, रेखांकित शब्द मैं कर देता हूं। यहां लिखा है दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। ठीक है, दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। तो रेखांकित जो शब्द है इसमें आपका बाहर कोई, ठीक है, खड़ा है। तो ये बाहर कोई जो खड़ा है वो इनमें से कौन सा अव्यय है? अव्यय है। तो मेरे साथी सभी लोग जानते हैं अव्यय शब्द। जो पहली बार देख रहे हैं, नहीं पढ़ा है कभी, तो घबराना नहीं है। रोजगार विद ओजांक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आने वाली सीरीज में इन प्रश्नों के माध्यम से ही आप इतना कुछ सीख जाएंगे कि आपको अलग से किसी क्लास की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मय बोधक अव्यय, या संबंध बोधक अव्यय, या निपात, क्या होगा मेरे साथी? इसमें क्या होगा? तो ये जो बाहर कोई, तो ये होगा आपका संबंध बोधक अव्यय। क्या होगा मेरे साथी? संबंध बोधक अव्यय होगा, ये संबंध बोधक अव्यय होगा। तो वे शब्द है ना, संबंध बोधक अव्यय क्या होगा? नोट करेंगे मेरे साथी, वे शब्द, बड़े ही आराम से हम इन चीजों को क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, परिभाषा को लिखते हुए चलेंगे। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम को अन्य संज्ञा या सर्वनाम को अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध का, लिखते जाएंगे, के साथ संबंध का बोध कराती है। क्या कराती है? बोध कराते हैं, बोध कराते हैं। क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो क्या हो रहा है यहां पर कि भाई ऐसा कोई शब्द, और क्या है शब्द? ऐसा वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम को किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ, क्या के साथ का बोध कराते हैं, उनके साथ का बोध कराते हैं, यानी उनके साथ है। जैसे दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, यानी कि दरवाजे के भीतर भी कोई एक संज्ञा है, कोई बाहर भी है, तो उनके बीच जो संबंध का बोध हो रहा है
वो बाहर कोई खड़ा है। आंसर क्या होगा यहाँ पर? संबंध बोधक होगा, संबंध बोधक होगा। लेकिन यदि मैं यहाँ पर इस चीज का बताऊं तो मेरे साथी कोई बताएगा कि समुच्चय बोधक अव्यय क्या होगा? समुच्चय बोधक अव्यय क्या होगा? यदि मेरे साथी किसी को पता है तो वो कमेंट जरूर करेगा, बताएगा कि ये क्या होगा। जिन शब्दों की वजह से दो या दो से ज्यादा वाक्य शब्द, ठीक है, समुच्चय बोधक क्या होगा मेरे साथी? लिखेंगे समुच्चय बोधक। अगर आप लिखेंगे तो क्या होगा? वे शब्द या जिन शब्दों की वजह से दो या दो से अधिक, जिन शब्दों की वजह से दो या दो से अधिक वाक्य, दो या दो से अधिक वाक्य, दो या दो से अधिक वाक्य शब्द या वाक्यांश भी हो सकता है। क्या हो सकता है? वाक्यांश, शब्द या वाक्यांश जुड़ते हैं, जुड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे ऐसे कौन से शब्द हो सकते हैं? तो मेरे साथी ध्यान रखेंगे, ऐसे कौन से शब्द हो सकते हैं? जैसे क्योंकि, आप देखिए दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। या भी हो सकता है, जैसे यहां पर ही आप देखिए दो या दो से अधिक वाक्य, है ना, यहां पे या का ही उदाहरण आप देख लीजिए इसी परिभाषा में बड़े आराम से। अथवा हो सकता है, अथवा भी शब्द हो सकता है, ठीक है। या इसके अलावा एवं हो सकता है, तथा भी है इसी कैटेगरी में। तो ये क्या है? ये समुच्चय बोधक हैं, समुच्चय बोधक अव्यय हैं, ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय हैं। इस चीज को ध्यान रखना है। चलिए मेरे साथी अगले प्रश्न पर चलते हैं। इन सभी चीजों पर हम डिटेल में पढ़ाई करेंगे, लेकिन उसके जरूरत क्या है? आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। प्रश्न में विकल्प 4 दिए गए हैं, जिनमें उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है, जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। उत्तर आ जाना चाहिए। कौन सा शब्द दिया हुआ है मेरे साथी? शब्द दिया हुआ है राजपूत। तो राजपूत का सही स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा मेरे साथी? आंसर देंगे सभी लोग। क्या होगा? क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर होगा मेरे साथी राजपूतानी, ठीक है। क्या होगा? राजपूतानी जो है ये स्त्रीलिंग होगा। क्लियर है? एक ये स्त्रीलिंग होगा। कुछ अकारांत शब्दों में, है ना, कुछ ऐसे शब्दों में, कुछ अकारांत शब्दों में यदि आनी प्रत्यय लगा दिया जाए, कौन सा प्रत्यय लगा दिया जाए? आनी क्या है? ये प्रत्यय है, ठीक है। आनी प्रत्यय लगा दिया जाए। प्रत्यय क्या होता है? किसी भी शब्द के पीछे लगा दिया जाए तो उसमें परिवर्तन आ जाता है, उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, लिंग में परिवर्तन आ जाता है। तो यहां पर क्या होगा? आनी प्रत्यय लगाने से कोई भी शब्द क्या हो जाए? स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाए, ठीक है, स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाए। तो वह क्या है? वह हम यहां देख रहे हैं कि उसने चेंज कर दिया। यहां पर राजपूत का क्या हो गया? राजपूतानी। और इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? आनी प्रत्यय लगा है मेरे साथी। कौन सा प्रत्यय लगा है? आनी प्रत्यय लगा है, ठीक है, आनी प्रत्यय लगा है। जैसे आप देखेंगे उदाहरण के रूप में मेरे साथी सभी, अगर देवर है तो देवर का स्त्रीलिंग क्या होगा? देवरानी। अब यहां पर देखेंगे ये देवर तो है ही पुल्लिंग, और इस देवर में क्या लगा दिया गया है? आनी लगा दिया गया है। आनी क्या है? अपना एक प्रत्यय है। तो क्या हो गया? देवरानी स्त्रीलिंग बन गया। जेठ जेठानी, मास्टर मास्टरानी, ठीक है, चौधरी चौधरानी। तो ये सभी चीजें हमें दिखाई देती हैं। बाकी ये जो 3 विकल्प हैं अपने, ये बिल्कुल अलग अलग हैं, ठीक है, अलग अलग हैं। तो लिंग क्या होता है?
अब सबसे पहले एक प्रश्न हमारे मस्तिष्क में आना चाहिए कि लिंग क्या होता है। तो मेरे साथी, लिंग क्या होता है? तो लिंग क्या होगा आपका? लिंग क्या होगा? संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की, है ना, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा, वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो, नर या मादा जाति का बोध हो, ठीक है, बोध हो, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं, लिंग कहते हैं। कोई समस्या यहां तक नहीं। सरल शब्दों में कहा जाए कि शब्दों की जाति को, यानी कि कोई भी जो शब्द है ना, कोई भी जो शब्द है, अगर आप इसे सरल शब्दों में एक बार में बोलना चाहें तो कैसे बोलेंगे मेरे साथी? कि शब्दों की जाति, किसकी? शब्दों की जाति क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, कौन सा शब्द है? ठीक है, शब्दों की जाति को लिंग कहते हैं। शब्दों की जाति को या शब्द की जाति को क्या कहते हैं? जाति को, शब्दों की जाति को क्या कहा है? लिंग कहा है। बस एक लाइन में आप ऐसे लिख सकते हैं कि शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। तो यहां संज्ञा के जिस रूप में व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति होने का बोध हो, तो नर पुल्लिंग, मादा स्त्रीलिंग। तो सीधी सी बात है, पुल्लिंग क्या होगा? जिस संज्ञा में शब्दों के पुरुष जाति का पता चलता है या पुरुष जाति का बोध होता है, तो उसे हमने पुल्लिंग कहा। जैसे पिता, राजा, कुत्ता, आदमी। इसी तरह से स्त्रीलिंग क्या होगा? जिस संज्ञा के शब्दों में, जिस संज्ञा के शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है या स्त्री जाति का बोध होता है, वह स्त्रीलिंग है, वह स्त्रीलिंग है। जैसे माता, रानी, है ना, ऐसे जो शब्द, यानी कि शब्दों की एक जाति है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, वह लिंग कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं मेरे साथी। अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है, आप चाहते हैं कि हिंदी का ये सीरीज कंटिन्यू रहे रेगुलर, तो मेरे सभी साथियों से अनुरोध है कि शेयर कर देंगे एक बार तेजी के साथ। तो निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला है। देखो समान अर्थ, प्रश्न में क्या बोला है? समानार्थ। यानी कि आपने इसे ऐसे भी देखा होगा कि समानार्थी है, यह ऐसे भी पूछना चाह रहा है समानार्थी, या आप इसे ऐसे भी पढ़ते होंगे कि पर्यायवाची है, पर्यायवाची शब्द है। तो कौन सा है? शरीर शब्द दिया हुआ है। कौन सा शब्द दिया हुआ है? शरीर। तो शरीर में कलेवर, बिटप, पद्मा या महिला, शरीर में क्या क्या होगा? तो समान अर्थ वाला शब्द कौन सा होगा? समान अर्थ वाला शब्द कौन सा होगा जो कि शरीर का बिल्कुल समानार्थ है? तो आंसर क्या होगा इसमें? कलेवर होगा मेरे साथी। क्या होगा? कलेवर होगा। इस चीज को ध्यान रखना है, क्या होगा? कलेवर होगा। तो शरीर का जो समानार्थी शब्द है वो है इसमें कलेवर, या अन्य और शब्द क्या हो सकते हैं? देह हो सकता है शरीर का। काया शब्द भी है शरीर का समानार्थी शब्द। क्या है? काया शब्द भी है, ठीक है, काया शब्द भी है। गात्र है, अंग है, गात्र शब्द है, अंग शब्द है मेरे साथी। गात है, तनु है, गात शब्द, तनु शब्द, वपु शब्द, वपु शब्द। तो ये शब्द जो है क्या है? किसके? शरीर के क्या है? समानार्थी हैं मेरे साथी। क्या है? समानार्थी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। तो मेरे साथियों ने तत्सम
और तद्भव शब्दों को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है, तद्भव शब्द बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। तत्सम और तद्भव में अंतर क्या होता है, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए मेरे साथी, मेरे साथियों को सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि तद्भव और तत्सम में अंतर क्या होता है। देखो भाई, जो तद्भव शब्द हैं ये ऐसे शब्द होते हैं, ये किस प्रकार के शब्द होते हैं मेरे साथी, ये ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आने पर उनका रूप बदल गया हो, ठीक है। तद्भव शब्द क्या है, तद्भव ऐसे शब्द हैं जो मूल रूप, जो संस्कृत से हिंदी में आने पर, संस्कृत से हिंदी में आने पर उनका रूप बदल गया हो, रूप बदल गया हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो तद्भव। तत्सम क्या है, तत्सम ऐसे शब्द हैं बिल्कुल जो संस्कृत शब्द हैं। जैसे अगर मैं ये ग्राम शब्द की बात करूं तो ये ग्राम क्या होगा, ये आपका तत्सम शब्द होगा। लेकिन यहां पूछा हुआ है, ये जो शब्द दिया हुआ है ग्राम, इसका तद्भव रूप क्या होगा, इसका तद्भव रूप क्या होगा मेरे साथी, मैं सभी साथी बताएंगे इसका तद्भव रूप क्या होगा। शहर, गांव, सड़क या खेत, शहर, गांव, सड़क या खेत। तो आप देखें ग्राम का जो विकार रूप, यानी कि संस्कृत में ग्राम हो गया, लेकिन हिंदी में आते आते ग्राम ग्राम बोलते बोलते किस में बदल गया, गांव में बदल गया। तो गांव क्या हो गया अपना, तद्भव शब्द हो गया, तद्भव शब्द हो गया। तद्भव शब्द जो संस्कृत में ग्राम है वही हिंदी में आकर क्या बन गया, गांव बन गया। तो मेरे साथी इस चीज से भी भली भांति परिचित हो गए होंगे आप सभी लोग, ठीक है, भली भांति परिचित हो गए होंगे। ऐसे ही कई चीजें होती हैं, जैसे विदेशी शब्द होते हैं, तद्भव तत्सम शब्द होते हैं, देशज शब्द होते हैं, संकर शब्द होते हैं। तो इन सभी शब्दों को हम पढ़ेंगे, लेकिन आवश्यकता क्या है मेरे साथी, सब्सक्राइब करके जाएंगे। जो लोग पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब करके जाएंगे, जो मेरे साथी हमेशा बने हुए हैं मेरे साथ, वो एक बार चैनल को शेयर करके जाएंगे अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में। सब्सक्राइबर्स आप लोगों की ही देन है, आप लोगों का प्रेम है, तो ये बढ़ेगा, बहुत आगे जाने वाला है ये चैनल, ये प्लेटफॉर्म, क्योंकि आगे आने वाले समय में मैथ की सीरीज भी हम शुरू करने वाले हैं। तो आप लोगों का सहयोग पुरजोर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय में नहीं बना, प्रत्यय से नहीं बना। प्रत्यय मैंने आपको बताया था कि किसी भी शब्द का जो अंतिम अंत होता है, ठीक है, किसी भी शब्द के अंत में अगर प्रत्यय लगा होता है तो उसका स्वरूप बदल जाता है, ठीक है, उसका स्वरूप बदल जाता है। तो दिए गए विकल्पों में कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें प्रत्यय का रूप, प्रत्यय का उपयोग नहीं किया गया है। जैसे पीछे मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि राजपूत का स्त्रीलिंग हो गया राजपूतानी, क्यों, क्योंकि उसमें आनी प्रत्यय लग गया, उसका लिंग ही बदल गया, उसका स्वरूप ही बदल गया, ठीक है। इसी प्रकार से कि इनमें ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, इसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका होगा मेरे साथी सफल। क्यों होगा, क्योंकि स घन फल, जो स है मेरे साथी ये उपसर्ग है। क्या है मेरे साथी, ये उपसर्ग है, और जो फल है मेरे साथी, ठीक है, जो ये फल है ये एक शब्द है, ठीक है, ये एक सरल शब्द है जिस जो फल को दर्शाता है, ठीक है। तो उपसर्ग लगा हुआ है इस सफल में, ठीक है, इस सफल में उपसर्ग लगा हुआ है, ना कि प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, प्रत्यय इसमें नहीं लगा हुआ है। तो जैसे और शब्द कैसे हो सकते हैं, स उपसर्ग के, सगुण, स लगा दिया सगुण, ऐसे ही सरल शब्द हो जाता है स प्रत्यय से। यानी कि अगर प्रत्यय या उपसर्ग को आप किसी शब्द से अलग कर दें तो वे अलग अलग, उनका कोई विशेष अर्थ नहीं होता है, नहीं होता। जैसे स है, स उपसर्ग फ से अलग हो गया तो ये इसका कोई सामान्य अर्थ नहीं बचा। ऐसे ही गुण से स को अलग कर दिया जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं बचता है। ऐसे ही अगर यहाँ पे कर दिया जाए सपरिवार, क्या कर दिया जाए, सपरिवार शब्द आपने सुना होगा, सपरिवार,
तो इसमें स को अलग कर दिया जाए परिवार से तो कोई अर्थ नहीं, लेकिन स परिवार के साथ मिल गया तो इसका अर्थ हो गया कि परिवार के सभी सदस्य आएंगे। ठीक है, परिवार के सभी सदस्य शामिल हैं इसमें। ठीक है, आपके साथ साथ परिवार के सभी सदस्य शामिल हैं, ये अर्थ हो जाता है। इसी तरह से इसमें प्रत्यय अब किस में है, देखो लालिमा में प्रत्यय है। लालिमा में प्रत्यय क्या होता है, देखो एक और बात ध्यान रखना है, जब भी स उपसर्ग आ जाता है तो स उपसर्ग से अर्थ जो निकलता है या तो अच्छा अर्थ निकलेगा या फिर सहित उपसर्ग निकले, सहित अर्थ निकलेगा, इसका सहित अर्थ निकलेगा। जैसे सगुण यानी कि उसके गुण अच्छे हैं, जैसे सरल वह काफी निर्मल है, आसान है। सपरिवार यानी परिवार सहित है। ठीक है, यहां पर ध्यान रखना है, यहां पर ध्यान रखना है। इसी तरह से जो प्रत्यय है, प्रत्यय वाले देख लेते हैं। जैसे लालिमा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लालिमा लिखा हुआ है, तो इसमें आप देखेंगे लाली शब्द है और माँ प्रत्यय है। माँ क्या है मेरे साथी, ये प्रत्यय है। इसी तरह से टुकड़ी आप देखेंगे तो टुकड़ी जो है इसमें टुकड़ा शब्द है और ई जो है वो क्या है, प्रत्यय है मेरे साथी। इसी तरह से शक्तिमान, शक्तिमान सभी ने देखा होगा टीवी पर, तो शक्ति में मान जो है वह प्रत्यय है, वह क्या है, वह प्रत्यय है। तो मेरे साथी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना, आधा रुकना, इनमें से किस शब्द का अर्थ, किस चिन्ह का अर्थ जो है क्या है, आधा रुकना, किस चिन्ह का अर्थ है, किस चिन्ह का अर्थ है, देखेंगे बड़े ध्यान से। ठीक है, सभी लोग बड़े ध्यान से देखेंगे। तो जो दूसरा वाला है, यानी कि जो मैं एक बार यहाँ बना देता हूँ, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, तो इसे क्या कहा जाता है, इस शब्द को क्या कहा जाता है, सॉरी इस चिन्ह को क्या कहा जाता है, क्षमा कीजिए, इस चिन्ह को कहा जाता है अर्धविराम। क्या कहा जाता है मेरे साथी, अर्धविराम कहा जाता है। ठीक है, अर्धविराम कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इस चिन्ह को क्या कहा जाता है, अल्प विराम, जिसे अंग्रेजी में आप कॉमा कहते हैं, अल्प विराम। ये चिन्ह क्या कहलाता है, ये चिन्ह विराम कहलाता है, पूर्ण विराम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पूर्ण विराम कहलाएगा। यानी कि एक वाक्य पढ़ने या बोलने लिखने के बाद आपको ये चिन्ह लगाना है, जिससे आप अब रुक जाइए और उस पूरे जो वाक्य है उसका अच्छे से संशोधन, अच्छे से उसको समझिए। इस चिन्ह को कहा जाता है विस्मय बोधक। विस्मय बोधक चिन्ह कहा जाता है। तो मेरे साथी समझ गए, आधा रुकना क्या होगा, अर्धविराम चिन्ह होगा। आगे बढ़ते हैं। कर का अर्थ नहीं है, कर का अर्थ नहीं है सूर्य, हाथ, किरण, टैक्स, सूर्य, हाथ, किरण, टैक्स, कर का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, कर का अर्थ इसमें से कौन सा नहीं है। तो मेरे साथी सूर्य जो है वो कर का अर्थ नहीं है, हाथ भी कर का अर्थ है, किरण भी कर का अर्थ है और टैक्स भी किरण कर का अर्थ आता है। यानी कि कर के अन्य पर्यायवाची कर, कहते हैं ना मैंने आपके आगे कर जोड़ लिए, है ना, मैं आपके आगे कर जोड़ता हूं, तो मतलब हाथ जोड़ता हूं, कर हाथ जोड़ता हूं। इसी तरह से किरण हो गया, टैक्स हो गया, तो ये कर का आता है। शुल्क है, मालगुजारी है, हाथ, हस्त, पाड़ी, बाहु, भुजा, ये सब कर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, किसके हैं, कर के पर्यायवाची होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे साथी। शीत का विलोम होगा, शीत का विलोम क्या होगा, उष्ण, गीत, कृष्ण या ठंड। तो मेरे साथी क्या होगा, उष्ण होगा। उष्ण यानी कि गर्म होता है, क्या होता है, गर्म होता है। जब शीत है तो उसका विलोम क्या होगा, विलोम शब्द क्या होते हैं, विलोम शब्द क्या होते हैं, विलोम शब्द क्या होते हैं, ठीक उसका विपरीतार्थक शब्द जो विपरीत हो, ठीक है, वो क्या है, विलोम है। जैसे शीत, गीत का संगीत हो जाएगा, गीत का क्या विलोम होगा अगर आप लिखना चाहें मेरे साथी, तो संगीत हो जाएगा। ठीक है, संगीत हो जाएगा। कृष्ण का क्या हो जाएगा, कृष्ण का हो जाएगा धवल। ठंड का गर्म,
और यहां पर अगर आप विलोम लिखेंगे उष्ण का तो आपका शीत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? शीत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे साथी। प्रेरणार्थक क्रिया के है गिरना, बोलना, सुनना या कहना। प्रेरणार्थक क्रिया, ये क्रिया से क्वेश्चन है, क्रिया से क्वेश्चन है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? तो प्रेरणार्थक क्रिया है सुनना। ठीक है, सुनना प्रेरणार्थक क्रिया है। सुनना शब्द प्रेरणार्थक है। सुनना शब्द प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, प्रेरणार्थक सुनना जो शब्द है आपका, ये मेरे साथी ध्यान रखना है, प्रथम प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक शब्द है। क्या है? प्रथम प्रेरणार्थक शब्द है, प्रथम प्रेरणार्थक शब्द है। यानी क्रिया किसे कहते हैं? सबसे पहले अगर आप बोलेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं, तो क्रिया किसे कहते हैं मेरे साथी? क्रिया किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो हमें किसी काम के करने, ऐसे शब्द जो हमें किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं, उसे हमने क्या कहा? क्रिया कहा। केवल क्रिया की बता रहा हूं मैं अभी। उसे क्या कहा हमने? क्रिया कहा। क्लियर है? क्रिया का। और प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगा? जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं काम ना करके किसी और से काम करा रहा है। ठीक है, प्रेरणार्थक शब्द, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगा? तो प्रेरणार्थक क्रिया होगा कि इससे यह पता चलता है कि जो कर्ता है ना, इस क्रिया से क्या पता चलता है कि जो कर्ता कौन होगा? जो काम कर रहा है। तो कर्ता स्वयं काम ना करके, स्वयं क्रिया ना करके, स्वयं क्रिया ना करके क्या करे? क्या दिखाए? क्रिया ना करके किसी और से काम करा रहा है। किससे? किसी और से काम करा रहा है, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, जैसे पढ़वाना, लिखवाना, सुनना, है ना। आप सुनवा तो बोल रहे हैं, लेकिन सुनने की क्रिया कौन कर रहा है? कोई और कर रहा है, तो प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया। ऐसी नाम धातु क्रिया होती है, संयुक्त क्रिया होती है, और इसके साथ साथ जो कृदंत क्रिया होती है। ये सभी क्रियाएं जो हैं आपको कक्षा में पढ़ाई जाएंगी, लाइव ही चलेंगी, यूट्यूब पर ही चलेगा, रोजगार विद ओजांक के साथ ही चलेगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरत क्या है? आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने साथियों में और जुड़ेंगे हमारे साथ। आज का एक और प्रश्न कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बेटी बेटियां, डिबिया डिबिये, श्रोता श्रोतागण, वधु वधुएं। तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो भाई ये जो शब्द हैं इसमें एक वचन और बहुवचन का जोड़ा दिया हुआ है मेरे साथी। ठीक है, एक वचन और बहुवचन का जोड़ा दिया हुआ है। तो आपको यही पूछ रहा है कि कौन सा एक वचन और बहुवचन के हिसाब से सही जोड़ा है। ठीक है, सही जोड़ा है। क्लियर है? सही जोड़ा है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? डिबिया और डिबिये। ठीक है, डिबिया और डिबिये। तो यहाँ जो सही क्या है, क्या होगा? डिबिया और डिबिये जो हैं वो गलत युग्म है। तो गलत युग्म पूछा गया है। क्लियर है? गलत युग्म पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा? डिबिया और डिबिये। तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो मेरे साथी ये बहुवचन और एक वचन के भेद को, ये वचन के जो भेद होते हैं, वचन के दो भेद होते हैं मेरे साथी, ध्यान रखना है। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के दो भेद होते हैं। एक वचन और बहुवचन, दो भेद होते हैं वचन के, एक वचन और बहुवचन। क्लियर है? जो किसी एक वचन क्या होगा? जिस रूप में एक वस्तु या व्यक्ति का होने की बात हो। ठीक है, बहुवचन में जिस शब्द में बहुत सी वस्तुओं के होने का बोध हो, तो वो बहुवचन है। तो मेरे साथी आज मैं जो है केवल और केवल आपके लिए इतने ही प्रश्न लेकर आया हूं। ये केवल और केवल आपके लिए इस रूप में है कि आप यदि चाहते हैं कि और प्रश्न लेकर आए जाएं,
अधिक से अधिक प्रश्नों पे आपके साथ डिस्कशन किया जाए, तो बस इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि मैं और प्रश्न और डिटेल एनालिसिस के साथ लेकर आऊं। और प्रश्न भी अगर ज़्यादा ना लेकर आऊं तो हर एक प्रश्न पर आपके साथ डिटेल एनालिसिस करूं और अधिक एनालिसिस करूं और कैसे प्रश्न इनसे बन सकते हैं उस पर मैं डिस्कशन करूं आप लोगों के साथ विश्लेषण करूं मेरे साथी। तो आप सभी लोग चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आए, तो आप लोगों से अनुरोध है कि शेयर कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ इस पर आने चाहिए और हमारे सब्सक्राइबर इस वीडियो के माध्यम से, अभी मैं बहुत ही मिनिमम टारगेट रखता हूं कि 10,000 तक हो जाने चाहिए। तो मेरे साथी शेयर कर देंगे एक बार अपने दोस्तों में। आप सभी का प्रेम और स्नेह ही हमें आगे लेकर जाता है और हमें मोटिवेट करता है कि अधिक से अधिक वीडियोस जो हैं हम आपके लिए लेकर आते रहें। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आपको मैथ की भी आगे मिलने वाली है, लेकिन ज़रूरत क्या है कि आप लोगों का सहयोग और प्रेम हमारे साथ बना रहे। तो मिलते हैं साथी अगली कक्षा में, अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखेंगे और तैयारी पर लगे रहेंगे। जय हिंद।